हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लेकर गए हैं नेक्स्ट पार्ट अपने वीडियो का, जो कि हमारा चल रहा है टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। उसमें हम आज देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इवेंट होते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म का बनना, जैसे कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सीड का डेवलपमेंट, सीड के बारे में कुछ पढ़ेंगे, सीड के एडवांटेज पढ़ेंगे और एपोमिक्सिस पढ़ेंगे। तो मतलब चैप्टर हमारा जो है वो आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें कि केवल कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था इस चैप्टर का वो वापस से मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते होते हैं। देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट या फिर एंडोस्पर्म। तो भैया देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि आप देखोगे कि एक जो ये सेंटर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है जाइगोट, और जाइगोट के नीचे आप इसको बोलोगे, ध्यान रखना ये जाइगोट के ऊपर नहीं है, ये आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, पैक जिसको आप बोलते हो। इसमें आपको 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें से 2 न्यूक्लियस जो हैं वो इसी के होते हैं, मतलब फीमेल वाले पार्ट के होते हैं, एन, और एक आपका ग्रीन वाला जो है ये आया है आपका कहाँ से, मेल गैमेट से आया है। तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं। पैक जो होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो होती है, ये आपकी 3N होती है, जबकि आपका जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। एक बार इस बात को एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि भी मान लीजिए अगर ये एम्ब्रियो सैक है आपकी, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका यहाँ पर ये जाइगोट, सॉरी यहाँ पर आपका एग है, और बराबर में सिनर्जिड होंगी, ये आपको पहले बताया था मैंने, यहाँ सिनर्जिड टूट गई होगी, और ये यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब घुसी होगी इसके अंदर, और यहाँ सेंटर पर आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। मैंने कहा था कि आपका जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होकर के एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं, और दोनों में से एक मेल गैमेट आपका जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और एक मेल गैमेट जाता है आपका जाइगो सॉरी मेल गैमेट और एग के साथ जाता है। तो वो जाइगोट बनाएगा आपका, जो एग के साथ जाएगा, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ऊपर जो आपका इसके जो जस्ट ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, जिसे आप कहते हो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या पैन। तो पैन जिस सेल में होता है वो सेल फिर आपकी पैक कहलाती है। और ये जो है जाइगोट के बिलो होता है, अबव नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ओव्यूल जो है वो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल हम ले रहे थे। उस एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको पता है कि चलाजा जो है वो बेस होता है, और यहाँ एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर आपकी बनी हुई है पैक, और ये यहाँ पर बनाया हुआ है आपका जाइगोट। तो ध्यान रखना, क्योंकि चलाजा जो है वो बेस होता है, तो जाइगोट वही इसलिए आपका जाइगोट के नीचे होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है, ना कि ऊपर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिर ये यहाँ पर हम डेवलपमेंट देखेंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्दर जो पैक है आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, वो आपकी किस तरह से एंडोस्पर्म बनाती है। देखिए, ऐसा होता है कि मान लीजिए ये सेल है आपकी, वही ट्रिप्लॉइड सेल जो है, उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो पहले बाबू ऐसा होगा कि लगातार आपका जो है वो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, यानी केवल कैरियोकाइनेसिस 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 चलती रहेगी। मतलब न्यूक्लियर 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 डिवीजन लगातार चलते रहेंगे, और बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर हो जाएंगे। दे आर फ्री न्यूक्लियाई विदाउट साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन मतलब नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो इस टाइम पर जो आपकी एंडोस्पर्म बनेगी वो आपकी एक लिक्विड एंडोस्पर्म होगी, जो वाटरी एंडोस्पर्म है, जो कि जैसे कि आप कोकोनट में देखते भी हो कि कोकोनट के अंदर आपको जो लिक्विड निकलता है, जो कोकोनट वाटर होता है, वो आपका लिक्विड एंडोस्पर्म है, जो कि आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आप उसको बोलते हो। फाइनली जो ये न्यूक्लियसिस होते हैं, ये इनके सबके चारों तरफ जो है बाद में धीरे धीरे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये एंडोस्पर्म आपकी सेल्यूलर हो जाती है। कैसी? सेल्यूलर। तो फिर आप कोकोनट में जैसे वो व्हाइट कलर का जो कर्नल देखते हो, वो आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। वो आपका क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। पहले जो लिक्विड था वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि पहले जो डिवीजन होंगे वो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, उसके बाद में फाइनली साइटोकाइनेसिस होती है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाती है। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट आपको पढ़ाया गया है, जिसको आप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हो। एक बार देखते हैं क्या दिया है आपकी बुक में। यहाँ लिखा है कि एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड, ओवरी इनटू द फ्रूट। ये कह रहे हैं कि भाई एंडोस्पर्म जो है, बाद में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे अब, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन पढ़ेंगे, ओवरी आपकी जो है फ्रूट बनाती है वो पढ़ेंगे। लिखा है द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू।
एंडोस्पर्म सेल आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड दे आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो आपके किस में यूज होती है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके न्यूट्रिशन में यूज होती है। Endosperm cells are filled with the reserve food materials and they are used for nutrition of the developing embryo. In common endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division. ध्यान रखना है कि लगातार जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो लगातार आपका जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता रहेगा टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, और लगातार फ्री न्यूक्लियस देता रहता है बहुत सारे। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं, इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, और नंबर जो है इसके वेरी करते होते हैं अलग अलग। द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर ड्यू टू द सेल वॉल फॉर्मेशन, बाद में उस पर सेल वॉल बन जाती है और वो आपकी सेल्यूलर हो जाती है। द टेंडर कोकोनट वाटर इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो वाटर है बाबू कोकोनट का वो आपका होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो आपका कर्नल होता है व्हाइट वाला दैट इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये सिंपल सा है, यही एनसीईआरटी ने दिया भी है आपको, तो पता होना चाहिए। इसमें से कुछ सवाल आ जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर वाला तो आ ही जाता है, ठीक है ना, एक बार ध्यान से पढ़ना तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी आपको बतानी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़रा सी बात है वो आप समझ लीजिए पहले। देखिए ऐसा है कि भाई मान लीजिए ये हमारा जाइगोट है, ध्यान से सुनना इस बात को, समझना भी ध्यान से। ये जाइगोट है हमारा, और जाइगोट में आपका माइटोसिस होगी। ये भी ध्यान रखना है कि पहले आपका एंडोस्पर्म थोड़ी सी बन चुकी होगी, एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट में डिवीजन शुरू होता है। ये भी ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी है। अब जाइगोट में मान लीजिए पहला डिवीजन है, ये इस तरह से पहला डिवीजन हुआ है और 2 सेल जो है यहाँ पर बन गई हैं, ठीक है, ये इस तरह से बन गई हैं, जिनमें से एक सेल जो है आपकी ये है और ये सेल है आपकी। आपको मैं बता दूं, जो सेल आपकी माइक्रोपाइल की तरफ होगी ओव्यूल में, उसे आप कहोगे बेसल सेल। क्या कहोगे, बेसल सेल। और जो सेल आपकी यहाँ चलाजा की तरफ होगी वो आपकी होगी एपिकल सेल। आपको ध्यान रखना है कि एपिकल सेल जो है ये आपकी फर्दर एम्ब्रियो बनाएगी। आपको यही चीज़ याद करनी है कि एपिकल सेल जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, और जो बेसल सेल होती है वो आपकी बनाती है सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम होता है कि आपका जो एम्ब्रियो बने वो एम्ब्रियो जो है उसको एंडोस्पर्म तक पहुंचा दिया जाए। चलाजा की तरफ एंडोस्पर्म होती है, आपको पता है। और दूसरा काम होता है कि न्यूसेलस से नरिशमेंट लेकर के सस्पेंसर देती रहती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है ना। तो वो आप समझ भी सकते हैं। ऐसे मान लीजिए इससे जब डेवलप होगा तो बेसल सेल से सस्पेंसर बनेगी, तो सस्पेंसर जो है वो मैनी सेल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरह की एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स हैं इस तरह से। उसमें एक नीचे वाली सेल जो ये वाली है ये थोड़ी फूली हुई होती है, इसको हम कहते होते हैं होस्टोरियल सेल्स। और मान लीजिए इसके सामने यहाँ डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यहाँ पर जो बन रहा है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो बाबू डेवलपिंग एम्ब्रियो को किधर ले जाना होता है, इधर ले जाना होता है, यहाँ पर जहाँ आपकी क्या है एंडोस्पर्म है उसकी तरफ जाएगा ये। और पीछे यहाँ से न्यूसेलस से जो नरिशमेंट लिया जा सकता है उसको लेकर के ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को देती रहती है सस्पेंसर, ठीक है। 6 to 8 सेल सस्पेंसर है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना पहुँचाती है। तो ये ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, सस्पेंसर क्यों होती है, क्या काम है इसका। बाकी आपकी जो बुक में फ़ोटो दिया गया है उसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ लिख रहा है जाइगोट, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जाइगोट है आपका। जाइगोट में डिवीजन हुआ है तो आपको ध्यान रखना है ये जो नीचे वाली सेल है जिससे एम्ब्रियो बन रहा है ये एपिकल है। भले ही आपको ये नीचे दिख रही हो लेकिन ये एपिकल सेल है। और ये आपकी कौन सी सेल है, बेसल सेल है। भले ही ये आपको कहीं भी दिख रही हो तो ये बेसल सेल है। इसमें आप देखोगे डेवलप होने के बाद बहुत सारी लंबी सस्पेंसर बन गई है। सस्पेंसर के अंदर आपकी जो मोटी सी सेल है ऊपर वाली जो आपको दिख रही है ये वाली, इसको मैंने कहा इसको बोलते हैं होस्टोरिया। और होस्टोरिया का काम होता है कि ये सक करती है, खाना सकिंग करती है और उसको लेकर के देती रहती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पहुंचाती रहती है। सीधी बात ये है। तो उसके बाद क्या हो देख रहे हो आप, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन रहा है, नीचे जो एपिकल सेल थी डिवाइड करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती होती है। पहले एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप देख रहे हो। ये इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर एक, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको देखो इसमें
ये बाहर एक लेयर दिख रही होती है, तो आप इसको डर्मेटोजन बोल सकते हो। अगर आपने मान लो एनाटॉमी में पढ़ा होगा थोड़ा सा कि जो लेयर्स होती हैं जैसे डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरिब्लैम, इस तरह से लेयर्स होती हैं, तो ये आउटर लेयर डर्मेटोजन है, ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। अगर आप इसके अंदर जाओगे, थोड़ा सा अंदर जाओगे, मान लो यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये जो बीच वाली लाइन है, यहाँ जहाँ कर्सर आपको दिख रहा है, इसमें आपका यहाँ पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ये वाला सिरा होगा, जहाँ अभी कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली जो उसकी सेल है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो आपकी सेल है सस्पेंसर की ध्यान रखना, वो आपकी रेडिकल बनाएगी भविष्य में, और यहाँ पर आपका होगा, इधर आपका प्लूम्यूल होगा, और यहाँ जो सेल्स होंगी ये आपकी भविष्य में एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाएंगी। ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो, ये मान लीजिए ये आपका यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इतने में आपको अगर मान लो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो इसमें आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर एक तरफ आपका प्लूम्यूल होगा, एक तरफ आपका रेडिकल होगा। रेडिकल जो है बाबू ये आपका हाइपोफाइसिस ने बनाया है। हाइपोफाइसिस जो सेल है वो सस्पेंसर की लास्ट सेल होती है, ठीक है ना, एपिकल सेल से नहीं डेराइव होती है, ध्यान रखना। फिर इसमें आप देख रहे हो दो कोटिलिडन जो है आगे बढ़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। इसमें अब ये मान लीजिए आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये वाला पार्ट, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलिडन के अबाव जो पार्ट होता है, जो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोटिलिडन से ऊपर होता है, तो यानी इस पार्ट की बात हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं इपिकोटाइल। ध्यान रखना, इपिकोटाइल जो है वो आपका प्लूम्यूल में टर्मिनेट होता है, और ये जो पार्ट है आपका नीचे वाला, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल आपका जो है ये रेडिकल में टर्मिनेट होता है यहाँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ आपका क्या है, रेडिकल है, उसमें टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का कौन सा पार्ट इपिकोटाइल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का कौन सा पार्ट जो है वो हाइपोकोटाइल है, दो पार्ट इसके होते हैं। और ये इस तरह से आपका डाइकोट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ध्यान रखना, माइक्रोपाइल की तरफ आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो ध्यान रखना, मैंने बताया कि थोड़ी सी एंडोस्पर्म जब बन जाती है तभी जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि भाई हाँ एम्ब्रियो को खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, इससे इंश्योरिटी होती है। इससे फिर लिखा दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक अडेप्टेशन है जिसकी वजह से डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाने पीने को मिल जाएगा, ये श्योर हो जाता है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द एम्ब्रियोजेनी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर इन मोनोकोट एंड डाइकोट, दोनों में एक जैसा होता है। एंड द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ये आप बात ध्यान रखोगे। आगे हेडिंग है आपका डाइकोट एम्ब्रियो, जो कि आपने अभी देखा था। इसमें लिखा है कि एज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कोटिलिडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडन इज द एपिकोटाइल, ये मैंने आपको बताया अभी विच टर्मिनेट इनटू द प्लूम्यूल टू स्टैम्प टिप। यार ये जरूर ध्यान रखना कि वो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो आपका प्लूम्यूल में खुलता है, मतलब प्लूम्यूल में ख़त्म होता है, वो आपका इपिकोटाइल होता है, और जो है दूसरा पार्ट होता है जो रेडिकल में खुलता है वो आपका हाइपोकोटाइल होता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडन इज हाइपोकोटाइल एंड दैट टर्मिनेट विद रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। रूट टिप के ऊपर आपकी क्या लगी होगी, रूट कैप लगी होती है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। भाई इसमें आप देखो क्या है, बस थोड़ा सा चीज़ों का फर्क है, डायग्रामेटिकली आपको चीज़ों में अंतर आना चाहिए हल्का सा, बाकी कोई बात नहीं है। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में शुरुआती डेवलपमेंट तो इनिशियल डेवलपमेंट तो वैसा ही होता है जैसा होता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं मैं बता देता हूँ क्या पूछा जाएगा यहाँ से, ये सवाल हमें जान लेना चाहिए। देखिए ऐसा है जी, यहाँ आपको एक दिख रहा होगा लिखा हुआ स्कूटेलम, ये स्कूटेलम लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मोनोकोट के एम्ब्रियो में सिंगल लेटरल कोटिलिडन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। तो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईपीब्लास्ट। ध्यान रखना है ईपीब्लास्ट जो है वो एक रिड्यूस्ड कोटिलिडन है। रिड्यूस्ड कोटिलिडन को आप ईपीब्लास्ट कहते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा कोटिलिडन नहीं होता, मतलब उसके बदले में आपको ये मिलता है, तो ये किसी काम का नहीं होता।
एक और बात खास है कि स्कूटेलम जो है वो लेटरली प्लेस्ड होता है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखोगे, लेटरल कोटिलिडन है। और ये जो आपको मैं जहाँ मार्क कर रहा हूँ ये आपका जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसमें आपका इस साइड पे आपका यहाँ जो है वो प्लेम्यूल होगा और इधर आपका जो है वो रेडिकल है दूसरी साइड पे। यहाँ भी वही बात है कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होंगे, एक तो इपिकोटाइल होगा और एक हाइपोकोटाइल होगा। इसमें एक और ख़ास बात है, आपको यहाँ पर जो इपिकोटाइल वाला प्लेम्यूल वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको एक लीफी फोलियर कवरिंग मिलेगी जो कि कोलियोप्टाइल कहलाती है। और यहाँ रेडिकल के आगे आपको एक कवरिंग मिलेगी दैट इज कोलियोराइजा। ठीक है, इसमें एक और सवाल है ध्यान रखने का कि रूट कैप जो है वो कोलियोराइजा के पीछे है, यानी जो अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है जिसको आप बोलते हो कोलियोराइजा, तो उसके जस्ट पीछे आप जाओगे तो रूट कैप मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डाइकोट एम्ब्रियो में ऐसा आपको जो कोलियोराइजा कोलेप्टोल देखने को नहीं मिलता होता। ठीक है, बाकी के सवाल इससे नहीं आते हैं, यही पूछते हैं कोलेप्टाइल कहाँ होता है, कोलियोराइजा कहाँ होता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, इपिब्लास्ट, स्कूटेलम क्या है, ज़्यादा सवाल तो स्कूटेलम का ही आता है, बाकी नहीं आता पेपर में कुछ भी। ठीक है, यहाँ लिखा है पोजेस द ओनली वन कोटिलिडन दैट इज द इन ग्रास फैमिली पोएसी या ग्रामिनी द कोटिलिडन इज कॉल्ड एज द स्कूटेलम। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस की लेटर, ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि ये लेटरली प्लेस होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड एट दिस लोअर हैंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एंड क्लोज इन कोलियोराइजा एंड अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज इपिकोटाइल, उसे कहते हैं इपिकोटाइल कहते हो। एंड इन एज शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया दैट इज एनक्लोज इन कोलियोप्टाइल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर की तरफ आपकी फोलियर, ध्यान रखना होलो फोलियर स्ट्रक्चर है जो कि आपकी लीफ प्राइमोर्डिया को कवर करके रखती है, उसको आप कोलियोप्टाइल कहते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखना ध्यान लिखा है कि सीड इज फर्टिलाइज्ड एन ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट एंड इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम थोड़ा सा सीड के बारे में पढ़ेंगे कि भैया सीड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड में आपके सीड कोट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल में जो आपके इंटैगुमेंट होते हैं जैसे कि आउटर इंटैगुमेंट, इनर इंटैगुमेंट, वो आपके सीड कोट का फॉर्मेशन करते हो। आउटर इंटैगुमेंट को बेटा जो है वो कहते हैं टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटैगुमेंट जो है वो आपका टैगमन कहलाता है जब वो सीड के कोट बन जाता है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका मक्का जो होती है, मेज जो है उसका सीड है। इसकी एक खास बात होती है कि यहाँ ओवरी की जो कवरिंग होती है और जो सीड की कोट होती है दोनों आपस में फ्यूज कर जाती हैं। तो ऐसे केस में जो फ्रूट बनता है वो कैरियोप्सिस फ्रूट है। ये आपका कैरियोप्सिस फ्रूट में आपको ध्यान रखना है कि सीड कोट और जो ओवरी का वॉल है दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ये भी खास सवाल है एक बहुत अच्छा, ये ध्यान रखना है। सीड कोट का फॉर्मेशन जो है वो जो ओव्यूल की कवरिंग होती है टेस्टा और टैगमन वो बनाती हैं। एंड इसमें लिखा है कि द कोटिलिडन आर सिंपल, जनरली थिक होते हैं, स्वोलन ड्यू टू द स्टोरेज फूड। जैसे कि आपने दालों में देखा होगा कि आपके कोटिलिडन जो है फूड स्टोर करते होते हैं। जो आपके मोनोकोट्स होते हैं वहाँ पर आपका एंडोस्पर्म ज़्यादा मात्रा में फूड स्टोर करती होती है, ये ध्यान रखना। सीड दो तरह के होते हैं, अगर उसमें डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो ने खा पी के अच्छे से आराम से, मान लो उसने एंडोस्पर्म बचा दी है तो वो एल्बुमिनस है, नहीं बचाई है तो नॉन एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं। ध्यान रखना, अगर एंडोस्पर्म बची नहीं है तो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, जिनमें कि रेजिडुअल एंडोस्पर्म बची नहीं है और वो पूरी तरह से एम्ब्रियो ने खा ली है, एम्ब्रियो ने कंप्लीटली उसको कंज्यूम कर लिया है, जैसे कि डाइकोट में होता ही है। तो ये ग्राउंडनट बीन्स पी एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप जो है कैस्टर भी डाल लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लिखा है एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म जो है वो बच जाती है बाद में डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो के, जैसे कि व्हीट, सॉरी यहाँ पर कैस्टर नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया। कैस्टर तो डाइकोट है और ये ऐसा डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्म मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई यहाँ व्हीट में, मेज़ में, बार्ले में, कैस्टर डाइकोट है, फिर भी इसमें एंडोस्पर्म होती है। और यहाँ पर आप, जहाँ मैं कैस्टर बता रहा था आपको, यहाँ पे आप ऑर्किड डाल सकते हो। ऑर्किड एक ऐसा मोनोकोट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होती है। तो ये दो एक्सेप्शन है, किताब में दिए गए हैं, ये अच्छे से याद कर लेना आप दोनों। ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका न्यूसेलस है, न्यूसेलस वैसे तो नॉर्मली जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपकी न्यूसेलस जो है बढ़ जाती है बाद में ना, तो उसको परसिस्टेंट न्यूसेलस अगर बच गई है न्यूसेलस तो आप उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कोल्ड है, तो आपका आंसर होता है पेरिस्पर्म। उसके एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी ने दिए हैं, ब्लैक पेपर और बीट। तो आप दोनों एग्जाम्पल को इनको याद करोगे, बाकी याद नहीं करो कोई बात नहीं। ध्यान रखना ब्लैक पेपर और बीट जो है दोनों आपके क्या है, पेरिस्पर्म रखते हैं। ठीक है, पेरिस्पर्म मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस इनमें बच जाती है बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम मैंने यहाँ लगाया है ताकि आप कुछ बात को समझ सकें। देखिए जी, ऐसा है कि जब आपका सीड, जैसे कि आपने दालों को या किसी भी सीड को अपने डब्बे में बंद करके रख दिया है, जहाँ पर आपका मॉइस्चर नहीं है, जहाँ आप उसको मॉइस्चर मिलने नहीं दे रहे हो, ऐसी जगह पर, उस जगह पर आपका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करता। क्यों जर्मिनेट नहीं करता, ये आपका सवाल होना चाहिए। तो होता ये है कि सीड जो है डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी ऐसी एक अवस्था है जिसमें जाकर के सीड जो है आराम से, एम्ब्रियो जो है उसका खाना पीना कम कर देता है और मेटाबॉलिकली जो चीज़ें हैं वो स्लो हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और वो आराम से एम्ब्रियो उसका पड़ा रहता है डोरमेंट अवस्था में। जब कभी भविष्य में ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, पानी वानी मिलेगा, तो उस टाइम पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक आपका सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग का डायग्राम मैंने लगाया ताकि आपको कुछ समझ में आ सके बात। देखिए ऐसा होता है कि जब आपका सीड पानी में गिरता है, आप उसे ज़मीन में डालते हो, पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर याद रखना। और जिब्रेलिक एसिड बनने से कुछ डीएनए जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन होता है जीन का और आरएनए बनता है, उससे अमाइलेज एंजाइम बनता है और अमाइलेज आपका जो फूड स्टोर्ड है, स्टार्च जो इसके अंदर स्टोर्ड होती है, उसको ब्रेक डाउन करता है जिससे कि शुगर बनती है। शुगर को डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है यूज करता है और इपिकोटाइल की ग्रोथ होती है या फिर हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होती है। वो 2 तरीके से होता है। अगर हाइपोकोटाइल ग्रोथ करता है तो ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, अगर इपिकोटाइल ग्रोथ करता है तो हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है ये है सीड जर्मिनेशन में। इसमें जिब्रेलिक एसिड का रोल होता है डोरमेंसी तोड़ने में, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है वो अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, इन एंजाइमों के एक्सप्रेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप देख सकते हो डायग्राम में कि सीड की डोरमेंसी टूट रही है। अगर डोरमेंसी नहीं टूट रही है तो सीड जो है वो आपका ऐसे पड़ा रहता है, अपना मॉइस्चर वगैरह कम कर लेता है और शांति से मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करके पड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। ये भी सवाल है, मैंने बताया था अभी आपको कि सीड कोट कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा कि भाई इंटेगुमेंट बनाते हैं। यहाँ लिखा है इट हैज ए स्मॉल पोर माइक्रोपाइल थ्रू विच, आपको पता ही है कि ओव्यूल का जो पोर होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और वाटर जो है इसके अंदर जाता रहता है जर्मिनेशन के टाइम पर। आगे लिखा है एज अ सीड मैच्योर इट वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास। ये आपको वर्ड याद करना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। कितना, ऐसे पूछते हैं कितना, तो आपको ध्यान रखना है 10 to 15% बाई मास। एंड द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, ये लाइन आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एम्ब्रियो की है वो स्लोज डाउन हो जाती है। एंड द एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी डोरमेंसी में चला जाता है। इफ ए फेवरेबल कंडीशन कम, अगर मान लो एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, तो आपको बताया मैंने वाटर मिलता है तो वाटर फिर सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर अगर मिलता है तो सीड आपका जर्मिनेट कर जाता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यही आपकी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी होती है। सीड डोरमेंसी के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 10 to 15% वाला और एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन होने वाली लाइन, ये पूछी जाती है, बस इसके अलावा नहीं पूछा आता। चलते हैं नेक्स्ट, जो सीड के एडवांटेजेस हैं उनको देखते हैं। सीड क्यों बनता है, सीड की ज़रूरत क्या होती है। देखिए यार ऐसा है, बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पर बताइए एनसीईआरटी ने आपको, तो एक एक करके सबको देखते होते हैं। काम की बातें हैं बहुत ज़्यादा, ये सवाल थ्योरी का था, बोर्ड में आया करता था। एक आधी लाइन अगर पूछ ली यहाँ से तो देखते हैं क्या पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा है सिंस पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। तो भाई देखिए क्या कह रहे हैं कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नहीं चाहिए होता, लेकिन सीड के फॉर्मेशन के लिए वाटर नीड करता है। सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन देयर एरियाज। देखो जी ऐसा है, अगर मान लीजिए आप जो है सीड ना होता, एम्ब्रियो होता मान लो, तो भाई आप एम्ब्रियो को थोड़ा कैसे बो देते, खेत के अंदर आपको कैसे डालते उसको, या फिर आप उसको अलग अलग जगह पर कैसे डिस्पर्स करते। अगर सीड है तो डिस्पर्जल है, अगर सीड नहीं होता तो डिस्पर्जल नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ध्यान रखने वाली बात है।
एंड दे हैव फूड रिजर्व, खाना होता है जाकि एम्ब्रियो जो है जब तक कि फोटोसिंथेसिस करने लायक सीडलिंग ना हो जाए तब तक उसको खाना पीना मिलता रहे, ऐसा ना हो भी खाने के बिना मर जाए। तो दे हैव फूड रिजर्व सो यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के कैपेबल ना हो जाए। द हार्ड सीड कोट protect the embryo, being product of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation। तो ध्यान रखना सीड कोड जो है वो प्रोटेक्शन देता है, और क्योंकि यार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं तो इनमें वेरिएशन तो आएंगे ही, ठीक है ना, वेरिएशन तो आते ही हैं। फिर लिखा है डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड और क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, इट कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। तो ये कह रहे हैं कि आप जो है डिहाइड्रेशन तो और डोरमेंसी दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीड को स्टोर करने के लिए, और यही दो चीज़ हैं जिससे कि आप पूरे साल आराम से सीड को रखे रखते हैं और उसको खाने के रूप में यूज करते रहते हैं। तो ये है एडवांटेज आपकी जो सीड की थी, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक दो पॉइंट हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सीड के बारे में, देखते हैं जो सीड आपके बहुत बहुत सालों से डोरमेंसी में पड़े हुए थे। दो एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखे हैं वायबिलिटी ऑफ सीड के, आपको उन दोनों एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूर याद कर लेना दोनों क्वेश्चन। क्या है देखिए, ऐसा है ये आपको इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ, कुछ जगह तो आप देखते हो कि सीड जो है एक महीने में ही लगभग आपकी वायबिलिटी खत्म कर देते हैं। सीड ऑफ मेनी स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ के सीड जो है सालों तक रहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको याद करना है कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो आपका ल्यूपिन आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिन का सीड है जो कि आपका आर्कटिक टुंड्रा से मिला है। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। तो 10,000 साल ऑफ डोरमेंसी के बाद जो है ये मिला है। ये ऊपर वाला प्लांट जो है ये उसी का ही है जिसके फ्लावर आपको दिख रहे हैं। नीचे लिखा है 2000 साल से ओल्ड वायबल सीड इज द डेट पाम, डेट पाम का 2000 साल पुराना सीड जो है फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा जिसका बायोलॉजिकल नाम होता है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन ऑफ किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी। तो बच्चों का ना ये गलत हो जाता है, ये 2000 में बच्चे आग ये लगा के आते हैं ल्यूपिन, और फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा वाले में आप 10,000 लगाते हो। तो ईयर बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, और इनके बायोलॉजिकल नाम भी आप याद कर लें तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, कोशिश करना याद रहे। ये पूछते हैं कौन कहाँ से कब कहाँ मिला था, तो डाटा है, डाटा वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दोनों पॉइंटों का आप याद कर लोगे, और डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप याद रखोगे, कोशिश करना याद रहे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ओवरी जो होती है वो राइपेंड होकर फ्रूट बन जाती है, आपको पता ही होगा जब ओवरी पक जाती है यानी राइपेंड हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और तो ओवरी क्या बन जाती है, फल बन जाती है। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। पहली लाइन आपकी जो लिखी हुई है यहाँ पर वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि भाई पहले आपका सीड बनेगा उसके बाद आपकी ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट बनेगी, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट, ओवरी आपकी डेवलप होकर के फ्रूट बनती है, ये आपको सबको पता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये प्रोसेस आपका साइमल्टेनियसली चलता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक होता है। एंड द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू पेरिकार्प, आपको पता ही है ओवरी के वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी ने फ्रूट के बारे में बात की हुई है, तो एक दो फ्रूट के बारे में जो बात की है वही हम यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा था फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकते हैं जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और ड्राई फ्रूट ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा, मस्टर्ड जैसे सिलिकुला या सिलिकुआ आप इसको बोलते होते हो। एंड फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। द ट्रू फ्रूट इन मोस्ट प्लांट द फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऐसा होता है, ओवरी आपकी फ्रूट बन जाती है, बाकी सेपल, एंथर, पेटल ये सब गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और ठीक है ना, उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं जो ओवरी से बनते हैं आपके, ये जरूर ध्यान रखना, जो ओवरी से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और पार्ट जैसे कि थैलेमस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये एप्पल जो है ये, और ये आपकी स्ट्रॉबेरी है, ये दोनों, और काजू भी इसमें होता है, केशू काजू जो होता है वो भी, उसमें आपका जो है थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट बनाने में। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान रखोगे कि थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट का फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो है ये डायग्राम्स आपको यहाँ कुछ दिख रहे हैं, डायग्राम से ज़्यादा सवाल आते नहीं है, कभी कभी ये पूछ ले जाता है कि कर्व्ड एम्ब्रियो किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि भाई कर्व्ड एम्ब्रियो किसका होता है, तो आप बता दोगे कि भाई अनियन जो है उसका कर्व्ड एम्ब्रियो होता है। ये अनियन का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है।
ये ऊपर कैस्टर का बना हुआ है, कैस्टर में आपकी एंडोस्पर्म जो है वो ऑयली एंडोस्पर्म होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये पूछते हैं कि भाई फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं, बस यही सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझने की कोशिश करना है क्या बात। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, वैसे तो आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाते हैं तो उसको आप एपोमिक्सिस बोलते हो। सीधा सीधा सवाल डायरेक्ट आता है, पहले तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। ऐसा आपको एस्ट्रेसी फैमिली ग्रासिस में देखने को मिलता होता है। ये एक तरह का आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। क्यों करता है मिमिक यार, इसमें ऐसा है कि सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, जबकि है ये एसेक्सुअल तरीका, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और उसमें सीड बन रहा है, तो इसलिए उसको मिमिक करता है। अब ये कैसे बनता है, कैसे ऐसा होता है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जी ऐसा है, यदि मान लीजिए आपका ये ओव्यूल है मान लो, और ओव्यूल के अंदर से कोई भी न्यूसेलस की सेल, मान लो ये न्यूसेलस की सेल है आपकी, और ये सेल आपकी डायरेक्टली डिप्लॉयड सेल है ये, और ये डायरेक्ट आपकी एक एम्ब्रियो सैक बना देती है, और माइटोसिस करके, बिना मियोसिस करे, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि मेगास्पोर मदर सेल होगी और वो मियोसिस करेगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे और फिर जा करके 1 मेगास्पोर बचेगा, उससे कहीं आपकी एम्ब्रियो सैक बनेगी। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपका जो मेगास्पोर मदर सेल नहीं, सॉरी न्यूसेलस की कोई डायरेक्ट सेल है अगर मान लो ये, और ये आपके एम्ब्रियो सैक बनाती है, तो इस एम्ब्रियो सैक का जो एग होगा वो पहले से ही डिप्लॉयड एग होगा, क्योंकि ये माइटोसिस से बनी है, और ये डायरेक्ट एग जो है एम्ब्रियो की तरह काम करेगा। अगर मेगास्पोर मदर सेल पहले बन जाए और मेगास्पोर मदर सेल फिर एक ऐसी एम्ब्रियो सैक बनाए जो एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट बनी हो और डिप्लॉयड हो, 2n हो, तो ऐसी एम्ब्रियो सैक आपकी, इसमें जो एग होगा वो भी आपका डिप्लॉयड होगा, और ये ऊपर वाली जैसी बात हो जाएगी। बस फ़र्क इसमें ये है कि इसको आप एपोस्पोरी कहते हो अगर कोई भी सेल है तो उससे अगर ऐसा हो रहा है, और ये नीचे वाले अगर ये MMC है, मेगास्पोर मदर सेल ऐसा करती है, तो इसको आप डिप्लोस्पोरी बोलते हो। तो ये बातें हैं, दो बात हैं डिप्लोस्पोरी की और एपोस्पोरी की, है दोनों में एक ही बात कि गैमेटोफाइट जो है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट से बनता है। अगर स्पोरोफाइट डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनाता है तो भी उसको आप एपोस्पोरी बोलते हो। अगर कोई पूछता है आपसे कि डायरेक्ट स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन जो है वो आपका एपोस्पोरी कहलाता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो आपका NCERT में 2 तरीके बताए हैं, नीचे वाला एक तो बताया ये जो एपोस्पोरी समझ लीजिए या डिप्लोस्पोरी समझ लीजिए, वहाँ लिखा है कि डायरेक्ट एग जो है वो एम्ब्रियो की तरह काम करने लगे और डिप्लॉयड एग हो जाए। डिप्लॉयड एग तभी हो सकता है जब आपकी एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होगी। दूसरा तरीका है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का, जो आपको दिखाता हूँ अभी क्या है। पहले यहाँ लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल। भाई डिप्लॉयड एग सेल कहाँ से आएगी, इसके लिए सोचना था आपको जरा सा, तो आपको बता दिया डिप्लॉयड एग सेल कैसे बन सकती है, वो ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने आपको बताया है, तो उसका और कोई तरीका है नहीं। इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस नहीं हुई होगी, और उसके बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एग सेल, मतलब डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगी, उसके अंदर डिप्लॉयड एग सेल होगी और वो डायरेक्टली जो है एम्ब्रियो बना लेगी बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये आपका सीड बन जाएगा, ठीक है। ओव्यूल आपका फिर सीड बन जाएगा। और दूसरा है आपका सिट्रस में, मैंगोमीन में आप जो बराबर में डायग्राम देख रहे हो इसमें ऐसा होता है, सिट्रस का डायग्राम है, इसमें आप देखो न्यूसेलस की कुछ सेल्स हैं। अगर न्यूसेलस की सेल आपकी जो है जो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाएं, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएं, तो न्यूसेलस डिप्लॉयड रखता है सारी सेल। न्यूसेलस की सेल आपकी कैसी होंगी, डिप्लॉयड सेल होंगी। तो डिप्लॉयड सेल न्यूसेलस की अगर एंडोस्पर्म के अंदर घुस के जो है एम्ब्रियो बनाती हैं, तो ऐसा एम्ब्रियो आपका न्यूसेलर एम्ब्रियो कहलाता है, और ये डायरेक्ट होगा बिना सीड के, बिना फर्टिलाइजेशन के बना होगा। तो ऐसे केस में आपका एक तो नॉर्मल वाला एम्ब्रियो होगा जो फर्टिलाइजेशन से बना होगा, बाकी के जितने भी एम्ब्रियो होंगे सारे के सारे आपके कैसे होंगे, वो न्यूसेलर एम्ब्रियो होंगे। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि सिट्रस के एक सीड में 15 एम्ब्रियो हैं, तो आपको बताना है कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो होगा, बाकी के 14 जो 14 होंगे वो आपके एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे, और ये आपकी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है। क्या कहलाती है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। NCERT ने ऐसा लिखा नहीं है तो आपको वहाँ तो याद नहीं करना है, बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है कि सिट्रस में, मैंगो में सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक divide and protrude into the embryo sac, develop into embryo. In such species, each ovule contain many embryo. An occurrence of more than one embryo in a seed is called as the polyembryo. इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है,
पोली एम्ब्रियोनी हो जाती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये सबसे पहले देखा था। ये भी सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एपोमिक्सिस क्या है, किस में देखते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं, स्ट्रेसी ग्रासिस पूछ लेते हैं, पोली एम्ब्रियोनी किस में होती है ऐसे पूछ लेते हैं, कैसे पोली एम्ब्रियोनी हो सकती है तो वो पूछ लेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है ये पूछ लेंगे। तो वो यही है, न्यूसेलस की सेल और इंटेगुमेंट की सेल अगर मान लो घुस जाए अंदर तो वो आपकी क्या बनाती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जो कि आपका है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पर आपका हाइब्रिड सीड बनते हैं और इसका जो है किसानों को क्या नुकसान है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ये एपोमिक्सिस का कैसे किसानों को फ़ायदा हो सकता है और हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री जो है उसमें कैसे एपोमिक्सिस यूज हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। देखो ऐसा है, वैसे तो ये जेनेटिक्स टॉपिक है, अगर आपको समझ आती है तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। तो ये कहेंगे यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, हाइब्रिड सीड जब बनते हैं तो दो अलग अलग जगह के जीन्स जो हैं एक साथ आते हैं और अगर मान लो आप उनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कुछ भी कराओगे तो वो जीन जो है सेग्रीगेट हो जाएंगे। मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है क्रॉसिंग जब होती है तो सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स हो जाता है और जो कैरेक्टर आपके हाइब्रिड सीड के अंदर थे वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाएंगे और आने वाली जो जनरेशन्स होंगी उनमें वो कैरेक्टर दिखाई नहीं देते। तो ये कह रहे हैं कि भी किसान को हमेशा ही जा करके खेत से खरीद के लाना पड़ता है, मतलब हमेशा ही किसान जाएगा और वहाँ जो उनकी सोसाइटी होती है वहाँ से सीड हमेशा हाइब्रिड खरीद के लाता है। क्यों ऐसा ना हो कि हम हाइब्रिड सीड वाले प्लांट के अंदर एपोमिक्सिस करा दें जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो, जिससे कि किसी और का पोलन ग्रेन ना आए, जिससे कि वहाँ पर बाहर से क्रॉसिंग ना हो और वहीं के वहीं जो पहले से जो जीन्स प्रेजेंट थे जो क्रोमोसोम में वो सेग्रीगेट ना हो, सेपरेशन ना हो और कैरेक्टर जो हैं प्रोजेनी में भी वही बने रहें जो हाइब्रिड सीड के अंदर हैं। इस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से किसानों को बार बार हमेशा हाइब्रिड सीड खरीदने होते हैं जो कि एक गलत बात है। तो आजकल एपोमिक्सिस से ये सोच रहे हैं कि एक बार हाइब्रिड सीड बनवाओ, बाद में उसके अंदर प्लांट के एपोमिक्सिस आर्टिफिशियल करा दे तो जिससे कि किसानों को थोड़ा फायदा हो जाए। लिखा है कि इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन प्रोजेनी विल बी सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है वो लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली है एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। If the hybrid are made into apomictically and there is a no segregation of character, वहाँ क्रॉसिंग नहीं होगी, वहाँ पोलन ग्रेन नहीं डालना पड़ेगा, वहाँ मियोसिस नहीं होगी, and then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise the new crop year after year। तो आप जो है उस क्रॉप को सालों साल यूज कर सकते होते हैं। तो ये यहाँ आपका जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म वाला चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। तो आपने पूरा चैप्टर देखा होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं देखा होगा तो आप इसकी वीडियोस को प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़नी हो इस चैप्टर की तो वो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका, वहाँ पर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कुछ और वीडियो चैनल पर लगातार काम मैं करता रहूँगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो, ये सब सामान आपको देता रहूँगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता रहूँगा। हम कुछ आपके पेपर के लिए जो आपके बोर्ड के पेपर होने हैं उस पर काम करेंगे। नीट के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बैच यहाँ कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप नीट वाले बच्चे हैं तो उसको देख रहे हैं तो आप बने रहेगा चैनल के साथ, मैं काम करने वाला हूँ लगातार फ्यूचर में। तो होप सो आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। नहीं समझ आया होगा कुछ टॉपिक, अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में आकर के लिखें, मैं वापस से उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना चैनल को देखने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना ज़रूरी है यार, कर देना थोड़ा सा ना, मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है। आप लोगों के लिए तो शायद नहीं ज़रूरी हो, अलग बात है, लेकिन मुझे मोटिवेशन के लिए नीड है इसकी कि आप सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और बाकी की चीज़ों के लिए चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।